हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका स्वर्णकार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर से। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो एमए 4 सेमेस्टर के रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है ग्रोथ पुल। यूनिट 4 में है ये टॉपिक, सेमेस्टर 4 एमए ज्योग्राफी के। इस थ्योरी को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लें कि रीजनल प्लानिंग क्या है। तो रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पीजी के जो पेपर है, जो भी सिलेबस है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है। आज जिस समय से हम गुजर रहे हैं या जो काम हम कर रहे हैं, हम सभी जगह पे देखेंगे कि प्लानिंग की बात कर रहे हैं, योजना की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। अब विकास कैसे? विकास बिना प्लानिंग के हो नहीं सकती है। तो नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से योजनाएं बनाई जाएं और उनको इम्प्लीमेंट करके किस तरह से डेवलपमेंट होगा, इन्हीं सिद्धांतों पे आधारित ये विषय है। कई सिद्धांत इसमें भूगोलविदताओं के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के भी सिद्धांत इसमें है, जो कि ग्रामीण और अर्बन, मुख्य रूप से आप देखेंगे तो अर्बन जो एरियाज हैं उसके डेवलपमेंट के बारे में कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए गए हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट में से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, जो कि है ग्रोथ पोल थ्योरी, वृद्धि ध्रुव सिद्धांत। वृद्धि ध्रुव सिद्धांत जो है एक ऐसा सिद्धांत है जो एक ऐसे केंद्र की बात करता है, एक ऐसे क्षेत्र की बात करता है जहां से विकास आरंभ होके आसपास के क्षेत्रों में फैल जाए। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे धीरे से। ये जो सिद्धांत था फ्रांस में ये विकसित हुआ था। फ्रांसिस पेरोक्स इसके जन्मदाता थे, सिद्धांत को देने वाले। 1955 में फ्रांसिस पेरोक्स जो थे वो एक फ्रेंच इकोनॉमिक्स थे। वो भी फ्रेंच इकोनॉमिक्स किस प्रकार के? रीजनल इकोनॉमिक्स, अर्थात क्षेत्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में ये बात करते थे कि किस आधार पे, प्रादेशिक स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे आर्थिक विकास की जो योजनाएं हैं वो बनाई जा सके और हम कैसे किसी क्षेत्र का विकास कर सके। वर्तमान जो समय है, ये समय ऐसा है जहाँ पे बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो है आर्थिक विकास की। और आर्थिक विकास भी किस तरह का? आर्थिक विकास बहुत तीव्र गति से होने वाला आर्थिक विकास एक समस्या भी है और इस समस्या का समाधान भी सिद्धांत है। इस समस्या के समाधान में इस तरह के कई और सिद्धांत भी दिए गए हैं, जिसमें कि ग्रोथ पोल थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। विकासशील देशों के लिए समस्या और गंभीर हो जाती है। गंभीर कैसे होती है? क्योंकि इनके पास पूंजी का अभाव होता है, सीमित पूंजी इनके पास होता है और उसी पूंजी को निवेश करके इनको विकास करना है। तो राष्ट्रीय से लेकर प्रादेशिक स्तर पे कई सारी योजनाएं और कई सिद्धांतों के आधार पे उनको उल्लेखित किया गया है। बात करें सीधे हम वृद्धि ध्रुव पे आते हैं कि एक्चुअल में वृद्धि ध्रुव क्या है। तो वृद्धि ध्रुव के लिए 3 बातें आप ध्यान रखेंगे, उसकी मीनिंग और उसकी जो परिभाषा है आप उसी से निकाल पाएंगे। तो जो वृद्धि ध्रुव है ये फर्स्ट रैंकिंग अर्बन लोकेशंस होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट रैंकिंग अर्बन लोकेशन होते हैं। फर्स्ट रैंकिंग अर्बन लोकेशन का अर्थ होता है प्रथम श्रेणी वाले नगरीय स्थानीय क्षेत्र होते हैं। कैपेबल ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, तीव्र गति से आर्थिक विकास करने में ये सक्षम होते हैं और इसके साथ ही साथ में रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटीज, जो रीजनल इनइक्वालिटीज हैं, प्रादेशिक जो विषमताएं हैं, उनको कम करने में भी सहायक होती है। अर्थात वृद्धि ध्रुव ऐसे स्थान है जो कि एक अर्बन एरिया है, ठीक है, दूसरा एक तीव्र गति से विकास करने वाला अर्बन एरिया है, विषमताओं को कम करने में सहायक है और साथ ही साथ में ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी बात करता है। इस सिद्धांत को शुरू करने से पहले हम कुछ शब्दों को समझ लें, जिससे कि आगे जाके इसकी जब अवधारणा को हम समझेंगे तो थोड़ा सा हमको इजी हो जाएगा कि जब किसी शब्द को यूज करें तो हमको उसका अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि विषय नया है और इसी हिसाब से इसकी टर्मिनोलॉजी भी कुछ नई आपको मिल सकती है जिसका अर्थ पता ना हो। जैसे कि यहाँ पे डायनामिक सेंटर्स की बात होगी। तो डायनामिक सेंटर्स क्या है? डायनामिक सेंटर्स अर्थात गतिशील केंद्र। गतिशील केंद्र, वृद्धि ध्रुव जो है उनको एक गतिशील केंद्र माना गया है। ये कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है
जो कि किसी एक स्थान पे हमने स्थापित कर दिया और सदैव वहीं पे वो स्थापित रहेगा। वृद्धि ध्रुव बदलते रहते हैं। हो सकता है कि आज इसकी लोकेशन कोई और है, उसके बाद किसी और स्थान पे अगर हमको संसाधनों की अनुकूलता मिलती है तो हो सकता है कि दूसरा वृद्धि ध्रुव वहां पे भी स्थापित हो जाए। तो ये डायनामिक होते हैं, गतिशील होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। प्रोपल्सिव इंडस्ट्रीज, प्रोपल्सिव इंडस्ट्रीज का अर्थ है उत्प्रेरक उद्योग या प्रेरक उद्योग हम कहें, ठीक है। प्रणोद उद्योग, तो प्रणोद उद्योग कैसे है? प्रणोद उद्योग ऐसे तीव्रगामी ऐसे उद्योग है, ऐसी सक्षमता उनमें होती है जो कि अन्य उद्योगों को स्थापित करने में सहायक होते हैं, सक्षम होते हैं। ये है प्रोपल्सिव उद्योग की एक उद्योग स्थापित हुआ और उससे आकर्षित होकर कई और उद्योग वहां पे स्थापित हो जाए, जिससे कि किसी क्षेत्र का विकास हो। इनोवेटिव और डायनामिक इंडस्ट्रीज, इनोवेटिव और डायनामिक इंडस्ट्रीज अर्थात डायनामिक का अर्थ समझ चुके हैं, गतिशील, गतिशीलता होनी चाहिए उद्योगों में और इनोवेशन होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए। कुछ नए तरह के उद्योग आए। अगर हम एक ही तरह के उद्यमशीलता में लगे रहेंगे, एक ही तरीके का उद्योग हो, आप ये सोचें कि आज जो फैक्ट्रीज हैं या जो उद्योग है, हम जो भी सामान खरीद रहे हैं, अगर उनमें कोई इनोवेशन ना हो, जैसे हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो एक ही तरह का मोबाइल फोन अगर चलता रहे तो वो मार्केट बंद हो जाएगा। आप देखेंगे कि उसमें इनोवेशन होना चाहिए, तो इनोवेटिव इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। एग्लोमरेशन, एग्लोमरेशन का अर्थ जो होता है समूहीकरण, अर्थात ये जो प्रेरक उद्योग हैं ये समूहीकरण की भावना को प्रबल करते हैं। समूहीकरण का अर्थ क्या है? कोई ऐसी शक्ति जिससे कि चारों ओर से जो छोटे उद्योग हैं या जो कुछ संसाधन हैं वो एक स्थान पे आ जाए। इससे पहले समूहीकरण का प्रयोग वेबर ने अपने औद्योगिकरण के सिद्धांत में भी किया है कि एक ऐसा क्षेत्र जो ऐसी विशेषता रखता हो जो कई तरह के उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके और उस स्थान पे समूहन हो जाए उद्योगों का। तो ये चीजें होनी चाहिए, वृद्धि ध्रुव से संबंधित है ये। सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रिपेटल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रिपेटल फोर्सेस क्या है? अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल के बारे में आपने सुना होगा इससे पहले। अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल का अर्थ है बिखराव, अर्थात किसी एक स्थान पे विकास हो, अर्थात वृद्धि ध्रुव, जहां से कि चीजें बन रही हैं, निर्माण हो रहा है और वहां से हम चारों ओर उसकी सेवाओं को फैला रहे हैं। सेंट्रिपेटल, अभिकेंद्रण का अर्थ क्या है? संसाधनों का केंद्र की ओर आना। इसको ऐसे समझ ले हम, ये केंद्र है, यहाँ पे एक उद्योग स्थापित अगर किया गया और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल अगर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे जो जिन चीजों का निर्माण हो रहा है ये क्या है? इस दिशा में बाहर की ओर, अर्थात बाहर का जो क्षेत्र होगा यहाँ पे जाके उनका बिखराव होगा, अपकेंद्रण होगा। दूसरी ओर ये एक केंद्र है जहाँ पे कोई उद्योग स्थापित है तो इसको संसाधन चाहिए होंगे, बाजार चाहिए होगा, तो इस ओर से ये सभी क्या होंगे? इस ओर आकर्षित होंगे और यहाँ पे इनका समूहीकरण, अभिकेंद्रण या केंद्रीकरण होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, अग्रगामी और पश्चगामी अंतर संबंध। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जो है ना, वृद्धि ध्रुव सिद्धांत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वृद्धि ध्रुव सिद्धांत ही नहीं, कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी हो या इंडस्ट्रियल थ्योरी हो, उसके लिए ये दोनों लिंकेज इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज क्या है? हमने मान लिया कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगाई गई थी, मान लेते हैं चलो यहाँ पे एक आयरन एंड स्टील की एक इंडस्ट्री है यहाँ पे। इस इंडस्ट्री के लिए फॉर बैकवर्ड लिंकेज क्या होगा? बैकवर्ड लिंकेज अर्थात इस इंडस्ट्री को कच्चा माल जहां से प्राप्त हो, तो एनएमडीसी डाला डीला कच्चा माल इसको दे रहा है, तो ये इसका बैकवर्ड लिंकेज हो गया। फॉरवर्ड लिंकेज अर्थात अग्रगामी जो इसका अंतर संबंध है वो किससे होगा? बाजार से होगा। मतलब कि यहाँ पे जो आयरन एंड स्टील स्थापित हो रहा है वो किसी और मार्केट में जाएगा, तो उसके लिए जो मार्केट है, मान लें कि बीएसपी है यहाँ पे आयरन एंड स्टील के लिए, भिलाई स्टील प्लांट जो है इसको एनएमडीसी से मिल रहा है और इसकी
लिए जो अन्य जो मार्केट है जहां पे इनके सामान आ रहे हैं वो इसका फॉरवर्ड लिंकेज हो जाएगा। इसके बाद इंटर एंड इंट्रा रीजनल रिलेशन, इंटर एंड इंट्रा रीजनल जो रिलेशन है इसको ऐसे समझ लें कि एक ही स्थान पे अगर हम विकास कर रहे हो, हमारा संबंध किसी एक ही स्थान पे हो रहा हो, जैसे कि इंटर का समझ में, इंटर रीजनल का एक देश से दूसरे देश में हम कोई जॉब कर रहे हैं या कोई उद्योग लगा रहे हैं, तो भारत से अगर जापान को जा रहे हैं, भारत से जर्मनी को जा रहे हैं, तो ये इंटर रीजनल रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद जो इंट्रा है अंतर प्रादेशिक और अंतरा प्रादेशिक, इसको हिंदी में कहना है। तो इंट्रा रिलीजन मतलब उसी प्रदेश के अंदर, जैसे मुंबई से दिल्ली, नागपुर से अंबिकापुर, नागपुर से रायपुर, ठीक है। तो ये होता है इंट्रा रीजनल रिलेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो इंटर रीजनल कॉन्सेप्ट होता है, इससे जो हमारा निर्यात है या जो व्यापार है एक देश से दूसरे देश में बढ़ सकता है। इंट्रा रीजन से जो हमारे आंतरिक संबंध है वो मजबूत हो सकता है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट रहा है कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे। ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसकी आलोचना, इस सिद्धांत की आलोचना में बाद में आई। हमने इस ट्रिकल डाउन थ्योरी को इसकी विशेषता बनाया था ब्रॉक्स ने, या जिन्होंने भी ग्रोथ पोल थ्योरी को बताया कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है इसके द्वारा विकास होगा वृद्धि ध्रुव से। तो ट्रिकल डाउन को समझ लें। ट्रिकल का अर्थ क्या होता है? टपकना, रीसना, ठीक है। तो रीस कर नीचे पहुंचने वाला विकास, अर्थात एक बड़े केंद्र से, ये केंद्र है, यहाँ से इसके चारों, मान ले कि ये राष्ट्रीय स्तर पे कोई काम हम कर रहे हैं, एक उद्योग लगाया या कोई सेवा का केंद्र यहाँ पर स्थापित किया। अब ये जो सेवा का केंद्र है धीरे 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 कहाँ पे जाएगा? प्रादेशिक स्तर पे आएगा, किसी एक राज्य में आएगा, फिर वहां से कहाँ जाएगा? संभाग में, फिर जिले में, ग्रामीण क्षेत्र में। अर्थात ऊपर से होता हुआ विकास ऐसे नीचे तक आ जाए। ये थी ट्रिकल डाउन थ्योरी, ठीक है। रीस कर होने वाला विकास, ऊपर से नीचे की ओर होने वाला विकास। हाँ, हालांकि ये सफल नहीं हो सका। मार्गरेट थैचर और रीगन लेके आए थे जो इसके समर्थक रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन शब्दावलियों को समझ लिया तो ये समझिए कि आधा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। आगे जाके फिर से इसी को रिपीट करेंगे बस इन शब्दों में। तो अब थोड़ा सा आते हैं कि हम समझ चुके हैं कि हमारा जो वृद्धि ध्रुव सिद्धांत है वो क्या है, कि एक अर्बन एरिया में ये स्थापित होता है, एक केंद्र स्थापित किया जाता है जिसमें कि असमानताओं को स्थापित करने की शक्ति होती है। इसके लिए कई और नाम यूज किए जाएंगे। आगे जाके आप देखेंगे कि विकास केंद्र है, विकास बिंदु है, इसी से संबंधित कुछ और थ्योरीज भी हैं। क्रिस्टॉलर का जो सिद्धांत था, लॉस का जो सिद्धांत था, उस पे ही आधारित रहा ये सिद्धांत कुछ 1955 में पेरॉक्स लेके आए थे। हम जानते हैं, पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। इन शब्दावलियों के अलावा कुछ भी नहीं है ये सिद्धांत। बस इतना समझ के रखिए कि वृद्धि ध्रुव सिद्धांत बात करता है एक डायनामिक केंद्र की, एक गतिशील केंद्र की, जहां पे कुछ प्रेरक उद्योग स्थापित होंगे और ये प्रेरक उद्योग अपने आसपास और ज्यादा उद्योगों को स्थापित करेंगे जो कि इनोवेटिव होंगे, समूहीकरण का प्रभाव होगा और उसमें उससे आके कई सारे समूह वहां पे आके बन जाएंगे उद्योगों के रूप में। बस इतनी ही है ये थ्योरी। थोड़ा सा इसके बाद जाके जो पेरॉक्स थे, ये पेरॉक्स की थ्योरी है, ठीक है। इसके बाद जो आए वो आए थे बाउल्डविले। बाउल्डविले जो हैं इन्होंने 1966 में, इन शब्दों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, बाउल्डविले जो है उन्होंने 1966 में थोड़ा सा संशोधन किया था इस सिद्धांत में। हाँ, थोड़ी सी जो चीज रह गई कि जो पेरॉक्स का वृद्धि ध्रुव सिद्धांत था वो केवल एक आर्थिक और प्रादेशिक स्तर का सिद्धांत था। उन्होंने भौगोलिक स्तर पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। भौगोलिक परिस्थितियों का किसी स्थान के उद्योग स्थापना में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर उन्होंने कोई भी बात नहीं की। इसके बाद आते हैं बाउल्डविले। तो जो बाउल्डविले थी, थोड़ा सा इसमें उन्होंने संशोधन किया
और अपनी थ्योरी को भौगोलिक स्थान की थ्योरी के रूप में प्रतिपादित किया, संशोधन किया, जिससे कि इनकी जो थ्योरी थी थोड़ी सी और ज्यादा सार्वभौमिक हो गई। पेरॉक्स की जो थ्योरी थी उसकी कमी ये नहीं रही थी कि उन्होंने भौगोलिक जो आधार है उसको थोड़ा सा देखा कर दिया था। दूसरी ओर पेरॉक्स की जो थ्योरी थोड़ी सी और बातें जान लें कि बिल्कुल वो कहते थे कि जो ये वृद्धि ध्रुव हैं वो गतिशील होते हैं, इनका विकास एकाएक नहीं होता है और ये परिवर्तित होते रहते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। और ऊपर से नीचे की ओर इनका जो विकास है वो होता रहता है, विकास की क्रियाएं पहुंचते रहती हैं। हाँ, कुछ क्षेत्र में क्या कई बार ये होता है कि बीच के क्षेत्र यहाँ पे अनछुए भी रहते हैं। ये जो सिद्धांत था क्योंकि शहरी क्षेत्रों में निर्मित किया गया और उनके ऊपर लागू किया गया, तो कई बार ऐसा होता था, क्योंकि भारत में ही देख लें कि भारत में सबसे पहले जो, क्योंकि गतिशीलता की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसके इम्पोर्टेंस को समझे कि आयरन और स्टील उद्योगों से ये शुरू हुआ, औद्योगिक का विकास था। सबसे पहले जो प्रेरक उद्योग रहे लोहा और इस्पात उद्योग रहा, उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग आ गए, फिर हम सब मोटर गाड़ी और मशीनरी आ गए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। आज का जो समय है वो संचार पे केंद्रित है, स्टार्टअप्स पे केंद्रित है, तो ये गतिशील होता रहता है। बाउल्ट को जो थे उन्होंने 3 प्रकार के प्रदेश बताए थे, होमोजेनस, पोलराइज्ड और इसके साथ साथ में प्लानिंग। 3 शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया बाउल्ट ने। ठीक है, सबसे पहले जो प्रदेश होगा वो होमोजेनस होगा, समान प्रदेश होगा। समान प्रदेश कैसा होगा? जहां पे कि समान रूप से एकत्रण होगा उद्योगों को, किसी वस्तु के समान वितरण पे ये आधारित था। दूसरा क्या है आपका? पोलराइज्ड है। तो पोलराइज्ड में क्या होगा? पोलराइज्ड अर्थात एक जगह पर उनका ध्रुवीकरण होना, तो जो उद्योग है वो ध्रुवित हो जाएंगे अंतर्निर्भर गुणों के कारण। और प्लानिंग, तीसरे स्टेज पे प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग के द्वारा कोई भी जो उद्योग है वो विकसित नहीं हो सकता है। अब आते हैं इन दोनों के बाद में, क्योंकि ये जो सिद्धांत थे हमने पढ़ा कि फ्रांस में विकसित हुए थे, ऐसे देशों में और ऐसे जगहों पे जहां पे कि औद्योगिक विकास हो चुका था, जो विकसित क्षेत्र थे। विकासशील देशों में थोड़ी सी असफलता रही है सिद्धांतों की, भारत जैसे देशों में थोड़ी सी असफलता है, तो फिर इसका संशोधन किया गया। भारत का जो योगदान बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। संशोधन से पहले थोड़ी बातें जान लें कि इनकी कमियां क्या रही। तो इनकी जो कुछ कमियां थी उनमें प्रमुख कमी ये थी कि प्रादेशिक समस्याओं और नियोजन पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये दोष था इन्होंने कि एक जो उद्योग लगाया उससे कई समस्याएं और भी उत्पन्न होने लगी, उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। नियोजित नहीं था, नियोजित ऐसे नहीं था कि किस क्षेत्र को हम चुने और किस प्रकार चुने, इसका कोई ध्यान नहीं बताया कि कौन सा उद्योग प्रोपल्सिव उद्योग होना चाहिए, ये हमको कैसे हम निर्धारित करें कि कौन सा उद्योग प्रेरक उद्योग हो सकता है और किसी खास स्थान पे कोई उद्योग प्रेरक उद्योग हो सकता है। राजनीतिक आधार, राजनीतिक आधार था, किसी स्थान को अगर हमको चुनना है कि इसके हमको वृद्धि ध्रुव बनाना है, तो राजनीतिक आधार था, एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। उसके ऊपर वहां पे प्राप्त होने वाले जो संसाधन है, किस प्रकार के संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ की किस प्रकार की पॉपुलेशन रह रही है, इस बारे में कोई भी चर्चा यहाँ पे नहीं की गई। जो इसका एक प्रमुख उद्देश्य था ट्रिकल डाउन थ्योरी के रूप में कि ऊपर से विकास हो और रीच तक नीचे जाए, ये भी यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि जो बहुत सारे कारखाने लगाए गए जैसे आसनसोल में, आपके दुर्गापुर में, चित्तरंजन में, ये सारे कारखाने यहाँ पे लगाए गए, जिसका उद्देश्य था कि आसपास के क्षेत्रों का विकास हो, तो ऐसा विकास हो नहीं सका, कुछ क्षेत्रों में केंद्रित रह गया, एकात्मक रहा इनका विकास। तो एकात्मक विकास भी इसकी आलोचना है एक, कि जिन क्षेत्रों पे उद्योग लगाए गए वहां पे एकात्मक रूप से केंद्रित रहा, आसपास के क्षेत्रों को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया। क्रियात्मक कठोरता, क्रियात्मक कठोरता क्या रही कि ये जो उद्योग जहाँ पे लगाए गए या जो सिद्धांत था वो आर्थिक अर्थतंत्र पर आधारित था। विकासशील देशों में जहाँ की पूंजी का अभाव है उनके लिए सफल नहीं हो सका और कुछ इसके लिए प्रयास बहुत ज्यादा अच्छे नहीं किए गए। पदानुक्रम का अभाव था, एक बहुत बड़ी कमी थी। अगर हमको किसी सिद्धांत को लेकर आना है, कहीं पे
कोई उद्योग ही लगाना है, कोई प्लानिंग करनी है, तो उसका स्तरीकरण बहुत जरूरी है कि ऊपर से नीचे की ओर की ट्रिकल डाउन थ्योरी की बात तो की कि ऊपर से नीचे आएगा, पर इसके स्तर के बारे में, इसके पदानुक्रम के बारे में पेरोक्स ने कहीं पे भी कोई भी चर्चा नहीं की गई। नगरीय और औद्योगिक प्रभाव, तो आप देख रहे हैं शुरू से हम बात कर रहे हैं कि ये जो थ्योरी थी कैसी थी, फर्स्ट रैंकिंग अर्बन लोकेशन पे बेस्ड थी, ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं की है, वहां तक विकास कैसे पहुंचेगा ये भी इसकी एक आलोचना का कारण है। और औद्योगिक क्षेत्र पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है। इसके बाद परिवर्तन ध्रुव की जो विशेषताएं थी उसको थोड़ा सा जान लें। भारत में आरपी मिश्रा का योगदान इसमें बहुत बड़ा है। पेरोक्स और बाउल्टविले के बाद उन्होंने इनके सिद्धांतों को देखा और आर्थिक और स्थानिक बिखराव के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया। उन्होंने 3 स्तर पे बताया, 3 स्तर ना कहें, स्तर इन्होंने 5 बताए हैं, आगे जाएंगे तो आरपी मिश्रा ने इसके 5 स्टेज बताए हैं। बट जो विकास की क्रिया होगी ना वो 3 चरणों में होगी, ये समझ लीजिए। तो 3 चरण कैसे होगा? 3 चरण ऐसे होगा कि पहला होगा आपका लघु केंद्र होंगे, ये लघु प्रदेश होंगे, ये मध्यम प्रदेश होंगे और यहाँ पे ये दीर्घ या वृहद प्रदेश होंगे। प्रादेशिक विकास और नियोजन के लिए इनके क्रियात्मक और नियोजन का जो आधार था उसको मजबूत करने के लिए इन्होंने बताया कि पदानुक्रम होगा और इसमें सबसे छोटे स्तर पे ये लघु प्रदेश आएंगे। लघु प्रदेश अर्थात छोटे छोटे गांव होंगे जो कि बहुत इन क्षेत्रों में जो बेसिक सेवाएं हैं वो प्राप्त करेंगे, जैसे दवाएं हैं, संचार है, बैंक है, वाणिज्य की सुविधाएं हैं, ये करेंगे। इसके साथ साथ के छोटे क्षेत्रों में वृद्धिजनक केंद्र का जो आकार है इतना बड़ा होना चाहिए जबकि वो मांग और पूर्ति को क्या कर सके, शुरू कर सके। ये क्षेत्र इतने बड़े होने चाहिए कि वो मांग और पूर्ति को बढ़ा सके या उसकी पूर्ति कर सके, शुरुआत कर सके, तभी जाके आगे उद्योग लग पाएंगे। तो मांग और आपूर्ति में संतुलन कायम रखना होगा। उसके बाद आएंगे आपके तो ये जो लघु स्तर होंगे किस प्रकार के उद्योग आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे चावल की मिलें हैं, दाल की मिलें हैं, बीड़ी उद्योग आप देखेंगे, अर्थात आप समझिए जो कुटीर उद्योग है, लघु और कुटीर उद्योग यहाँ पे विकसित होंगे। मध्यम स्तर पर छोटे केंद्रों की सारी विशेषताएं उपलब्ध होंगी, लेकिन ये जो विशेषताएं हैं और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण होंगी। इसके साथ में अभी उद्योगों का थोड़ा सा बदलेगा, जैसे चीनी उद्योग है यहाँ पे लगा दिया जाएगा, कोई मशीन उद्योग है लगाया जाएगा। मध्यम स्तर पे जो होगा वो उसका काम एक और क्या होगा, नए नगरों को स्थापित करने का ये काम करेंगे। उसके बाद आएंगे आपके वृहद क्षेत्र, इनका संबंध मुख्यतः सेवा कार्यों से है कि ये सेवाएं सारे क्षेत्रों में फैलाएंगे। तो एक चीज आप समझिएगा, ये फिर से एक सर्कल ऐसा बनाएंगे हम लोग के पाई डायग्राम। आपको लग रहा होगा कि लघु प्रदेश के लिए बड़ा सर्कल बनाया गया है, तो जो लघु प्रदेश है छोटे छोटे गांवों का क्षेत्र है, ठीक है। हम इसको मान रहे हैं कि छोटे छोटे गांव है, तो गांव कई सारे हैं, ठीक है, तो कई सारे लघु प्रदेश बन सकते हैं। मध्यम स्तर के जो प्रदेश होंगे वो उससे कम होंगे और वृहद प्रदेश उससे कम होंगे। जैसे हमारा देश एक है ना, भारत एक देश है, जर्मनी एक देश है, ये वृहद स्तर हो गया। इसके अंदर कई राज्य हैं, वो मध्यम स्तर हो गया, और राज्यों के अंदर कई जिले हैं, वो लघु स्तर के क्षेत्र हो गए। इसके बाद जो बहुत ज्यादा विशेष है यहाँ पे जानना कि भारत में आरपी सुंदरम और केवी मिश्रा ने आरपी मिश्रा ने यहाँ पे क्या किया है कि 5 स्तर इसके बताए हैं। ये 5 स्तर आप देख रहे हैं, ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर, ग्रोथ पॉइंट, सर्विस सेंटर और ग्रोथ फोकी, ठीक है। जो स्टेज है उसके लिए कुछ एरियाज भी बनाए गए। इससे पहले जो पेरोक्स और बाउल्टविले थे उन्होंने जनसंख्या का उल्लेख कहीं पे नहीं किया था कि किसी स्थान पे वृद्धि ध्रुव या वृद्धि केंद्र स्थापित करते समय हमको कितनी जनसंख्या चाहिए होगी। तो भारत में इन्होंने जनसंख्या के आधार पे अपने वृद्धि केंद्रों और वृद्धि ध्रुवों को बताया है। तो जो ग्रोथ पोल होगा हमारा वृद्धि ध्रुव, वो नेशनल लेवल का एक केंद्र होगा, राष्ट्रीय स्तर का केंद्र होगा, वृहद केंद्र होगा, जिसकी जो जनसंख्या होगी 5 से 25 लाख लगभग हो सकती है।
ग्रोथ जो सेंटर होगा हमारा हमारा जो वृद्धि केंद्र होगा ये स्टेट लेवल पे होगा, अर्थात रीजनल होगा, मतलब प्रादेशिक होता जाएगा। अलग अलग जगहों पे इनकी विशेषताएं बदलेंगी। 5 से 50 लाख की जनसंख्या इनकी हो सकती है। फिर आते हैं हमारे ग्रोथ पॉइंट, विकास बिंदु। तो आप ये समझ जाएं कि सब रीजनल क्षेत्र है, मंडल आते हैं इसमें, 1 लाख की जनसंख्या आ जाएगी इसमें। ये जो जनसंख्या बता रही हूँ मैं, ये अधिकतम जनसंख्या बता रही हूँ आपको। फिर आएंगे आपके सर्विस सेंटर, सेवा केंद्र, तो ये डिस्ट्रिक्ट आधार पे, ठीक है। माइक्रो लेवल पे ये आ जाएंगे और 20,000 तक की जनसंख्या को ये सेवाएं प्रदान करेंगे। फिर आते हैं आपके ग्रोथ फोकी। ग्रोथ फोकी होते हैं वृद्धि जनक केंद्र, छोटे छोटे से जो केंद्र है, वृद्धि नाभिक आप इसको कह सकते हैं। तो 5 से 6 रेवेन्यू जो विलेज होते हैं, राजस्व जो ग्राम होंगे, ये इसमें सम्मिलित होंगे। 4 से 6,000 तक की जनसंख्या होगी इनकी और उनको ये सेवाएं करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर, जो ग्रोथ पोल है मुख्यतः इसका संबंध टर्सरी सर्विस से है ना, सेवा क्षेत्रों से। ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पॉइंट में प्राथमिक और द्वितीयक स्तर के काम ज्यादा होते हैं और यहाँ पे प्राथमिक स्तर के काम ज्यादा होते हैं। तो ये जो सिद्धांत है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थोड़ी सी विशेषताओं को और इसकी कमियों को ध्यान में रख लें कि विशेषता क्या है। ये विशेषताएं आपके यहाँ पे लिखी हुई हैं, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, अर्बन, डायनामिक और रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज की। इसके अलावा जो पेरॉक्स ने कहा कि ये गतिशील होता है, एकाएक विकास नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अलग अलग जो केंद्र है वो परिवर्तित होते रहते हैं। जो कमियां थी मुख्यतः यही थी कि राजनीतिक प्रभाव ज्यादा था, भौगोलिक जो आधार था उसको अनदेखा किया गया। एक बहुत बड़ी ये कमी थी जो कि इसकी विशेषता बताई गई है यहाँ पे, रीजनल इनइक्वालिटीज को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। में जाके हुआ क्या कि इसने रीजनल जो इनइक्वालिटीज थी, प्रादेशिक विषमता थी, उसको बढ़ा दिया। क्योंकि जहाँ पे ये वृद्धि गृह स्थापित किए गए वहाँ पे तो विकास हो गया, पर उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वो अविकसित रह गए, पिछड़े हुए ही रह गए। जैसे कि एक उदाहरण ले लें हम लोग, बीएसपी को ले रहे थे हम लोग, तो इसका जो बैकवर्ड क्षेत्र है एनएमडीसी वो उतना ज्यादा अविकसित नहीं है। इस बीएसपी का जो उद्योग है इसका प्रभाव इसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, पर जिसलिए किया गया इसका जो ट्राइबल एरियाज थे उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये इसकी कमियां हो सकती है। हाँ, ये भी है कि केवल कमियां नहीं है, कुछ इसकी प्रासंगिकता की अगर बात करें तो हाँ बिल्कुल प्रासंगिक रहा है। इतनी आलोचनाओं के बाद भी कई सारी योजनाओं में, जैसे हमारे देश में बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई गई हैं, उनमें प्रयोग किया गया है। पंचवर्षीय जो प्लानिंग है, जो द्वितीय योजना हमारी रही थी महाल नोविस की, तो महाल नोविस ने इसको प्रयोग किया था। आपको याद होना चाहिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के केंद्र में बहुत बात किया गया था, उद्योगों के विकास पे, तो इसको यहाँ पे आधार बनाया गया था। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। जब भी आप इसको बनाएंगे ग्राफ जरूर बनाएंगे, यहाँ से लेके कि ये जो बाहर वाला जो क्षेत्र होगा ये होगा आपका ग्रोथ फोकी, ये होगा सर्विस सेंटर, ये होगा ग्रोथ पॉइंट, ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पोल। इससे आप समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ पे सेंट्रिपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कैसे करेंगे, यहाँ पे जो सेवाएं हैं इन क्षेत्रों तक पहुंचेंगे। आप कोई भी बड़ा केंद्र मान लें, आप दिल्ली को ले लें, आप छत्तीसगढ़ में हम रह रहे हैं तो हम रायपुर को ले लें, कि जो भी सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध हो रही हैं, आप संचार के माध्यमों को मान लें, न्यूज़पेपर को मान लें, किसी उद्योग को मान लें, तो जो इसका उत्पादन है ये परिवहन के मार्गों द्वारा इन क्षेत्रों में पहुंचेगा। सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रण बिखराव होगा। दूसरी ओर यहाँ पे जो उद्योग लगा है, जो उसको कच्चा माल चाहिए होगा, वो इन क्षेत्रों से यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसमें बात कर लें तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वृद्धि ध्रुव सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। पेरॉक्स के वृद्धि ध्रुव सिद्धांत को समझाइए, पेरॉक्स के वृद्धि ध्रुव सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, पेरॉक्स और बाउल्ट-विले के सिद्धांतों की तुलना कीजिए। तो पेरॉक्स और बाउल्ट-विले को दो तरह से याद रखिएगा कि एक तो ये याद रखिए कि इनका आधार भौगोलिक था, किसका, बाउल्ट-विले का। इनका आधार केवल इकोनॉमिक था। एक सबसे बड़ी जो इनका आधार है या जो डिफरेंस है वो ये रहा है। इसके साथ साथ में क्वेश्चन, छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं आजकल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज क्या है,
अग्रगामी और पश्चगामी जो संबंध है वो क्या है, वृद्धि ध्रुव सिद्धांत में अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल किस प्रकार कार्य करते हैं, उत्प्रेरक उद्योग क्या है। इन विषयों पे या इन पॉइंट्स पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्टेबल।